युद्ध विराम है या कोई सन्नाटा, अंदर ही अंदर आखिर क्या खेल रचा जा रहा है। इस बार ईरानी चाल ने अमेरिका को भी चौंका दिया है। टेंशन इतनी बढ़ गई कि अब सुपर वेपन तक की बात होने लगी है। डार्क ईगल को लेकर बातचीत हो रही है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या ये शांति के पहले का तूफान है या किसी बड़े टकराव की आहट? इन सभी सवालों के जवाब आज इस पूरे गेम का पूरा सच बताएंगे आपको विस्तार से। और बंगाल चुनाव के शोर के बीच अचानक राहुल गांधी का ग्रेट निकोबार पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इतनी संवेदनशील जगह पर उनका ये दौरा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? इसकी पूरी जानकारी आज आपको भी बताएंगे। और सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, इस समय बदले बदले अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी ट्रॉली पर चढ़ जाते हैं, कभी किसानों के साथ चाय पीने लगते हैं, कभी गेहूं तौलवाने लगते हैं, बातचीत करते हैं। घोषणा के बाद लगातार गेहूं उपार्जन केंद्रों का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उनके इस अलग अंदाज की चर्चा हो रही है। पूरी चर्चा हम भी करेंगे आपसे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, महाशक्तियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। युद्ध विराम के बीच ईरान ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका टेंशन में आ गया। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को भी सोचना पड़ रहा है और विचार करना पड़ रहा है। वैसे तो युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही संकेत दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही फिलहाल आमने सामने का वॉर रुका हुआ हो, लेकिन दोनों देशों की सैन्य ताकत, दोनों के सैन्य तैयारियां लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। इस बीच खबर ये भी आई है कि ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीति में काफ़ी बदलाव किया है, जिससे अमेरिकी सेना भी अब सतर्क हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी सेना ने अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चर्स को युद्ध विराम के दौरान ही इतनी अंदरूनी और सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया कि अब अमेरिका की मौजूदा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों की पहुंच से बाहर हो गए। यानी अगर हमला करना हो, वार करना हो, तो अमेरिका के पास मौजूदा हथियारों से सीमित विकल्प ही बचते हैं। यही वजह है कि अब अमेरिकी सेना एक बेहद एडवांस और खतरनाक हथियार को तैनात करने पर विचार कर रही है, जिसका नाम है डार्क ईगल। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज चलने वाली मिसाइल। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है, इसकी लंबी दूरी की मार है, जिससे ये दुश्मन के अंदर जाकर हाई वैल्यू टारगेट्स को भी खत्म कर देती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पेंटागन से इस मिसाइल की तैनाती की मांग की है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये पहली बार होगा जब अमेरिका किसी असली सैन्य स्थिति में हाइपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल करेगा। डार्क ईगल मिसाइल की रेंज करीब 2700 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है। ये उन ठिकानों को निशाना बना सकती है जो भारी सुरक्षा में भी होते हैं, और सामान्य हथियारों से वहां पहुंचना तो बेहद मुश्किल होता है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि ये मिसाइल अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुई है, यानी इसका इस्तेमाल खुद अमेरिका के लिए भी एक बड़ा और रिस्की फैसला हो सकता है। अब बात करें चुनौती की। चुनौती क्या मिल रही है? तो डार्क ईगल जितनी ताकतवर है उतनी ही महंगी भी है और सीमित भी है, यानी संख्या में भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल की कीमत करीब $15 मिलियन बताई गई है। इसकी कुल संख्या भी बहुत कम बताई जा रही है, शायद 8 से भी कम है। पूरा सिस्टम यानी एक बैटरी की लागत लगभग $2.7 बिलियन तक पहुंचती है। ऐसे में यह हथियार हर स्थिति में इस्तेमाल करने वाला नहीं है, बल्कि बेहद खास मौके पर ही ये विकल्प चुना जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अब ये तो साफ कर दिया है कि युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। बातचीत लगभग ठप पड़ी है, लेकिन हालात कभी भी बदल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ईरान परमाणु मुद्दे पर झुकता नहीं है, तब तक दबाव जारी रहेगा। हाल ही में ट्रंप ने बयान भी दिया था कि नाकेबंदी पूरी तरह से सफल रही है और अब ईरान को झुकना ही होगा। लेकिन जिस तरह से ईरान अपनी सैन्य रणनीति बदल रहा है, उससे तो साफ है कि पीछे हटने के मूड में ईरान भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ तैयारी है या आने वाले समय में किसी बड़े टकराव के संकेत हैं? क्योंकि ये युद्ध विराम के बीच इतनी तेज हलचल जो हो रही है, उससे संकेत यही मिल रहे हैं, कुछ और ही इशारा कर रहे हैं।
वेस्ट बंगाल के सबसे अहम चुनाव को बीच में ही छोड़कर अचानक राहुल गांधी दूर द ग्रेट निकोबार क्यों पहुंचे, इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने वीडियो बनवाए, उसे पोस्ट भी किया। राहुल गांधी कुछ भी देखिए अचानक नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई बड़ी रणनीति जरूर काम करती है। उन पर तरह तरह के आरोप भी इसीलिए लगाए जाते हैं। वैसे तो कहा जा सकता है कि पूरा देश हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। सवाल ये है कि अंडमान जैसे रणनीतिक और संवेदनशील इलाके में अचानक राहुल गांधी का पहुंचना, कोई पर्यावरण की चिंता करने तो गए नहीं, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? ये पूरा घटनाक्रम समझने के लिए पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि अंडमान निकोबार में इस समय भारत सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। पहले इसे समझ लेते हैं, आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। तो भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट देश के एक बेहद रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है। इसकी लागत लगभग 81,000 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप को एक बड़े आर्थिक, व्यापारिक और रक्षा हब में बदलना है। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, जहां दुनिया के बड़े बड़े जहाज आकर रुक सकेंगे। इसके लिए एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है और एक आधुनिक टाउनशिप भी विकसित करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रेट निकोबार की लोकेशन मलक्का जलडमरू मध्य के पास ही है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इस वजह से भारत को वैश्विक व्यापार और समुद्री रणनीति में बड़ा फायदा मिल सकता है और बाकी के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भारत को इस तरह का कोई फायदा हो। अभी तक भारत को अपनी काफ़ी कार्गो के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से देश खुद एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, ये प्रोजेक्ट भारत की रक्षा क्षमता को भी मजबूत करने वाला है। ये इलाका पहले से ही काफ़ी रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है, महत्वपूर्ण रहा है और नए पोर्ट और एयरपोर्ट से भारतीय सेना की तैनाती भी होगी और निगरानी क्षमता और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ इससे ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। आर्थिक नज़रिए से अगर देखा जाए इसे, तो ये प्रोजेक्ट से नए उद्योग लगेंगे, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फ्री ट्रेड जोन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अब इसी पूरे विवाद के बीच राहुल गांधी का दौरा सुर्खियों में आ गया। उन्होंने ग्रेट निकोबार पहुंचकर प्रशासन से उन्हें रोकने की कोशिश की। जो वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन्होंने आदिवासियों का पक्ष लिया, उन्होंने पेड़ काटने को लेकर के उसका विरोध किया। उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दौरे के इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये इलाका बेहद संवेदनशील है, प्राकृतिक रूप से ये बेहद समृद्धशाली है, जंगल है घना काफ़ी वहाँ पर। तो आप भी सुनिए पहले एक बार राहुल गांधी ने क्या कहा। Every single person who lives on this island is against this project, has not been asked about this project, does not know what compensation they're going to get for their land. And now I understand why the government didn't want me to come here and why the government did a whole exercise to stop me from getting here. It's wholesale theft, and I wish more people could come and see this. There are a number of communities on this island. There are tribals, there are settlers who are from the defense forces who came here to ensure the safety of these islands. They've asked me to raise this in Parliament, and I will gladly do that. But they are doing this in a hidden manner, surreptitiously, and this needs to be told to the whole nation, especially young people, because this is your future. उन्होंने वहाँ के घने जंगलों और स्थानीय जनजाति समुदायों की स्थिति को करीब से देखा। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, आदिवासी समुदायों की जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। अब अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। पहले भी उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कई विकास योजनाओं को लेकर के, जनहित से जुड़े कई मुद्दे उन्होंने उठाए, जिन पर उन्हें कई बार आलोचना का भी सामना करना पड़ा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक विजिट नहीं मान सकते। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर चल रही बहस में वो खुद ही आ गए हैं। जहां एक तरफ विकास की बड़ी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण और खासकर आदिवासी समाज का सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये खबर, ये मुद्दा कैसे आगे जाता है और सियासी तस्वीर कैसे बदलती है।
और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में हैं। सोशल मीडिया में खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसानों के लिए जमीन पर उतरकर ऐसे काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा गया। उनका यह स्वरूप बिल्कुल नया है। 29 अप्रैल को एक बात डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी कि वो किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो किसी भी गेहूं उपार्जन केंद्र में जाकर आकस्मिक दौरा कर सकते हैं। और ठीक वैसा ही उसके अगले दिन यानी 30 अप्रैल यानी आज सुबह सुबह उन्होंने किया। अचानक खरगोन जिले के कतरगांव में बनाए गए उपार्जन केंद्र में सीएम पहुंच गए। वहां उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने शाजापुर की मकोड़ी स्थित श्यामा वेयर हाउस भी पहुंचे। यहां भी उन्होंने किसानों से बातचीत की, उनकी परेशानी पूछी। किसानों ने उनके सामने गेहूं में आने वाली मिट्टी को लेकर के शिकायत की। शिकायत पर सीएम ने वहां मौजूद कलेक्टर से बातचीत की। तो उन्होंने उपार्जन केंद्र में व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जायजा लिया, निरीक्षण किया, किसानों से वहां बातचीत की, उनके साथ बैठकर चाय पी और इसके अलावा केंद्र से संबंधित यानी उपार्जन केंद्र से संबंधित लोगों को जो भी परेशानी थी उसके बारे में उनसे बातचीत की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर में 29 अप्रैल को रात्रि विश्राम किया था और उसके बाद उनकी यही योजना बनी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों पर बेहतर इंतजाम और गेहूं खरीदी के नियमों में राहत देकर बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग ही अनोखा अंदाज दिखाई दे रहा है। उन्होंने शाजापुर, खरगोन के उपार्जन केंद्रों का लगातार दौरा किया और प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। शाजापुर के मकोड़ी स्थित श्याम वेयर हाउस भी पहुंचे। उन्होंने यहां बाकायदा ट्रॉली पर चढ़कर किसानों से बातचीत की, गेहूं का वजन भी तुलवा कर देखा। उनके इस अंदाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर है। अब ये सीएम का नया रूप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सरकार थी तब भी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा बजट आता था और जब से अब मोहन सरकार आई है तो किसानों की फसलों की तुलाई को लेकर, खरीदी को लेकर कोई परेशानी ना आए इसके लिए मोहन सरकार खुद ज़मीन पर उतरी है। सभी केंद्रों में छाया बैठक बनाई गई है। पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं है इसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। किस किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं उपार्जन केंद्रों में ताकि किसान को कोई परेशानी ना आए, इसका निरीक्षण वो खुद कर रहे हैं। अब किसान जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर उपज विक्रय कर सकते हैं जाकर, ये भी छूट मिली हुई है। इतना ही नहीं, किसानों को गेहूं की तौल का इंतजार नहीं करना पड़े इसके लिए भी मोहन यादव तैयारी करा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उपार्जन केंद्रों में तौल कांटों की संख्या भी बढ़ा दी है, अब बढ़ाकर 6 कर दी। सरकार जिलों में और भी तौल कांटे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने खरगोन में कलेक्टर और मंडी सचिव को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन खरीदी केंद्रों पर पूरे 6 तौल कांटे लगाए जाने चाहिए ताकि किसी भी किसान को तौल में परेशानी ना आए। गेहूं खरीदी आज से नए मापदंड जारी हुए हैं, वो लागू कर दिए गए हैं और मोहन यादव ने अन्नदाता को सम्मान देने की पूरी बात की है और सुविधा के साथ उपज का उचित मूल्य दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता को बताया है। उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए, ऐसे सख्त निर्देश दिए हैं। किसानों की उपज के तौल के समय आने वाली परेशानियों को उन्होंने ध्यान दिया इस पर और पर्याप्त संख्या में वरदाना हो, तौल कांटे हो, स्लॉट बुकिंग के लिए कंप्यूटर हो, नेट कनेक्शन भी पर्याप्त हो। इस तरह की जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं जो ज़्यादातर अधिकारी देखते हैं और सीएम खुद देख रहे थे, तो उपार्जन केंद्र पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहें इसके लिए मोहन यादव सरकार पूरी तरह से तैयार हो रही है और सख्त निर्देश भी दे रही है। हालांकि कुछ किसान कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमारी गेहूं खरीदी हुई है उसका पैसा नहीं आया है। तो ऐसी शिकायतों को लेकर के सीएम कब संज्ञान लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल सीएम के इस अंदाज की चर्चा आज दिन भर सुर्खियों में रही। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।